पश्चिम बंगाल तमिलनाडु चुनाव पर अमित शाह की बड़ी भविष्यवाणी। अमित शाह बोले, इस साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बनेगी एनडीए की सरकार। कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। इस चलन पर बरसे अमित शाह बोले, तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। एडीएम के सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के दावे ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी के उड़ाए होश। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे ममता बनर्जी समेत कांग्रेस पार्टी और डीएमके के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल अमित शाह ने यह दावा किया है कि इस साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। यह बड़ा दावा एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह की तरफ से किया गया। क्या भविष्यवाणी उन्होंने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर की है, जरा सुनिए। मित्रों, 2024 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की एक प्रचंड विजय यात्रा चल रही है। 2024 துவங்கி மோடி அரசு மாபெரும் வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகின்றது। 2024 में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 ஆண்டு நமக்கு மிகவும் பிரியமான நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக நாட்டின் பிரதமராக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார்। 2024 में ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनी। 2024 ஆண்டிலே முதன்முறையாக ஒரிசாவிலே நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது। 2024 में ही आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी। 2024 கூட ஆந்திர பிரதேசத்திலே என்டிஏ அரசினுடைய அரசாங்கம் அங்கே அமைக்கப்பட்டது। 2025 में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2025 ஹரியானாவிலே மூன்றாவது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது। 2025 में तीसरी बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। அதே போல 2025 ஆண்டிலே மகாராஷ்டிரத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி என்டிஏ கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்தது। 2025 में 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी। तो अपने इसी भाषण में अमित शाह ने यह भी बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की विजय यात्रा चल रही है। कहां कहां पर एनडीए की सरकार बनी और किस तरीके से उसके बाद अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बारी है, यही गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमित शाह दरअसल तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। शाह ने पुदुकोट्टई में बीजेपी की रैली को संबोधित किया, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर कांग्रेस डीएमके गठबंधन की स्टालिन सरकार है और उसी सरकार को घेरते हुए अमित शाह ने जोरदार प्रहार स्टालिन सरकार पर किया और कहा कि तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि यहां डीएमके सरकार परिवारवाद की राजनीति कर रही है और अब राज्य में डीएमके के परिवारवाद को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके का सपना है कि परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यह सपना अब पूरा नहीं होगा। अमित शाह ने यह भी घोषणा कर दी कि एआईएडीएमके से गठबंधन में
दरअसल बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत तय है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत के बाद अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बारी है। क्या कहा गृह मंत्री ने गरजते हुए स्टालिन सरकार पर बरसते हुए, जरा सुनिए। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। தமிழ்நாட்டின் மக்களிடம் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒரு குடும்ப ஆட்சி அதற்கு முடிவு கட்டியே தீர வேண்டும். அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। முதலிலே கருணாநிதி அவர்கள், பிறகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ற திட்டம் போடுகிறீர்களே. ஸ்டாலின் அவர்களே, உங்களுடைய கனவு மெய்யாகாது. मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। மக்களே, இந்த முறை சுபத்திலே தெளிவாக இந்த சித்திரம் காணப்படுகிறது. 2026 கண்டிப்பாக என்டிஏ தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சிதான் அமையப் போகின்றது. एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नेचुरल अलायंस है। அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி, இந்த கூட்டணி இது ஒரு வெற்றி கூட்டணி. हम 1998 में साथ में चुनाव लड़े। 1998 1998 நாம் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டோம். हम 2019 लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़े। 2019 ஆண்டு தேர்தலிலும் நாம் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலில் களம் கண்டோம். हम 2021 का चुनाव भी साथ में लड़े। 2021 ஆண்டு தேர்தலிலும் கூட நாம் இணைந்தே தேர்தல்களை சந்தித்தோம். हम 24 का चुनाव अलग लड़े, मगर 24 में बीजेपी और एआईएडीएमके के वोट का टोटल करते हैं तो 36 सीटों पर एनडीए का विजय होता है। भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह ने यह भी जानकारी दे दी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और डीएमके को तमिलनाडु में टक्कर देगी। एक मजबूत गठबंधन जो है वो बीजेपी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में ही है। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने डीएमके सरकार को घेरा, स्टालिन पर हमला बोला, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से स्टालिन जो है ये प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से शुरू किया गया कि एनडीए तमिल भाषा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने उम्मीदवारों को तमिल भाषा में आईएएस और आईपीएस परीक्षा देने की परमिशन देने की यह प्रक्रिया शुरू की। कितना सम्मान उन्होंने तमिल भाषा को दिया है ये भी जानकारी उन्होंने दी। तमिल भाषा को लेकर किस तरीके से वो स्टालिन पर बरसे हैं, सुनिए। तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं
कि आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में एग्जाम लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன பரப்புரை செய்கிறார் என்று சொன்னால், என்டிஏ அரசாங்கம் நம்முடைய தொன்மையான தமிழுக்கு எதிரானது என்று பரப்புரை அவர் செய்து வருகின்றார். ஆனால் நமது என்டிஏ அரசாங்கம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுகளிலே இந்த அரசாங்கம் தான் முதன்முறையாக தமிழை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर तमिल भाषा में घोषणा करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। நம்முடைய ரயில் நிலையங்களிலே தமிழிலே அறிவிப்பு செய்வது என்பதையும் நம்முடைய மோடிஜி அவர்கள்தான் செய்திருக்கின்றார். बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल पढ़ने के लिए सुब्रमण्यम भारती चेयर की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। வாராணசியிலே BHU அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழிலே பாரதியின் பெயரால் ஒரு இருக்கை அமைத்திருக்கின்றார் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். महान ग्रंथ तिरुकुरल का भारत की 13 भाषाओं में अनुवाद नरेंद्र मोदी जी ने कराया। நம்முடைய மகத்தான வேதமான திருக்குறளை தமிழ் பாரத நாட்டின் 13 மொழிகளிலே மொழியாக்கம் செய்வித்திருக்கிறார் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं तमिल भाषा में लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। தேர்வுகளை தமிழிலே எதிர்கொள்ளக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். भारत सरकार ने फिजी में तमिल भाषा में शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कराई। நம்முடைய பாரத அரசு பிஜி தீவுகளிலே தமிழை கற்பிப்பதற்காகவும் தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்காகவும் வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி அமைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றது. और महान सेंगोल को इतने सालों से कांग्रेस डीएमके ने एक म्यूजियम में रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम किया। तो कुल मिलाकर वो तमिलनाडु पहुंचे थे और स्टालिन सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया गया है, उसको लेकर उन्होंने जमकर जो है स्टालिन और उनके मंत्रियों, उनके नेताओं को घेरा। उन्होंने ये भी बताया जनता को कि स्टालिन सरकार का भ्रष्टाचार जो है कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, कितने नेताओं के नाम घोटाले में सामने आए हैं। और सवाल उन्होंने ये भी किया क्या इतने भ्रष्ट नेताओं की फौज लेकर अब स्टालिन सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं? क्या कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सुनिए। भाइयों बहनों, एडीएमके सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। சகோதர சகோதரிகளே, இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஊழலுக்கான எடுத்துக்காட்டு, ஊழலுக்கான அடையாளம் என்றாகிவிட்டது. उनके एक मंत्री जेल में जाने के बाद भी 243 डेज तक उनको मंत्री पद पर बिठाए रखा। அவர்களுடைய ஒரு அமைச்சர் சிறைச்சாலைக்கு சென்ற பிறகும் கூட சற்றேறக்குறைய 248 நாட்கள் வரை அவர் அமைச்சராக தொடர்ந்தார். भाइयों बहनों, एक नेता का नाम कैश फॉर जॉब घोटाले में आया है। कैश फॉर जॉब स्कैम। ஒரு தலைவருடைய பெயர் எந்த அளவுக்கு அவப்பெயராகி இருக்கின்றது என்றால், பணம் வாங்கி கொண்டார் என்ற ஊழலிலே அவர் சிக்கி இருக்கின்றார். एक नेता का नाम
मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम में आया है। மணி லாண்டரிங் என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டிலும் ஒரு தலைவரின் பெயர் அடிபடுகிறது. एक नेता का नाम रेत खनन के घोटाले में स्कैम में आया है। மணலை அள்ளும் ஒரு ஊழலிலும் ஒரு தலைவரின் பெயர் வந்திருக்கிறது. एक नेता का नाम कॉल स्कैम में आया है। ஒரு தலைவரின் பெயர் நிலக்கரி ஊழலோடு தொடர்பு பட்டு இன்று வெளிவந்திருக்கிறது. और एक नेता का नाम 6000 करोड़ की CRIDP में करप्शन के लिए आया है। ஒரு தலைவருடைய பெயர் 6000 கோடி ரூபாய் CRIDP இதிலே தொடர்புபடுத்தி இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, इतने सारे करप्ट मिनिस्टर की फौज लेकर तमिलनाडु का विकास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और जिस वजह से स्टालिन सरकार अब तक घिरती रही है, डीएमके और कांग्रेस पर सवाल उठते रहे हैं, वो है हिंदुओं का अपमान। जिस तरीके से हिंदुओं और उनके धर्म के खिलाफ अपमान की एक सीरीज शुरू की गई है स्टालिन सरकार के जरिए, उसका जिक्र भी अमित शाह ने किया और कहा कि तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान अघोषित कर्फ्यू लगाया गया था। उनके सीनियर नेता ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। हिंदू जुलूसों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। किस तरीके के आरोप लगाए हैं, सुनिए। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। தமிழ்நாட்டிலே அயோத்தியின் ராமர் ஆலயத்தின் பூமி பூஜையின் போது அறிவிக்கப்படாத ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது. उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। அவர்களுடைய மூத்த தலைவர் சனாதன தர்மத்தை என்ன கூறினார்? டெங்கு, மலேரியா இவற்றோடு ஒப்பிட்டார். हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। இந்துக்களின் ஊர்வலங்கள் என்றால் அதற்கு தடை விதிக்கப்படுகின்றது. हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। நம்முடைய மூர்த்திகளை, நம்முடைய திருவுருவங்களை நாம் கடலிலே ஆற்றிலே சென்று கரைப்பதற்கு கூட தடைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। तो कुछ इस तरीके से अमित शाह जो है वो स्टालिन सरकार पर बरसे कांग्रेस पार्टी को घेरा, लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी की दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी है अमित शाह की इस भविष्यवाणी के बाद। हालांकि उसका जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अमित शाह ने जब ये ऐलान किया कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में एनडीए सरकार बनाएगा, तो उसके बाद जो टीकेएस एलनगोवन हैं, जो कि नेता हैं डीएमके के, वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि अमित शाह बिना किसी बेस के आरोप लगा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया डीएमके की तरफ से आई है वो भी सुनिए। Accused DMK without any basis, it only shows that he does not know the politics of Tamil Nadu, South India particularly, and particularly Tamil Nadu, because DMK is the one party which was started, or their predecessors like Justice Party was started only in support of the 90% of the Hindus who were sidelined as Shudras and Panchamas by the Hindu like Manu Dharma and others. So this party was started to give education and employment to the Hindus, particularly who were sidelined as Shudras and Panchamas. 90% of the Hindus are Shudras and Panchamas. So this is the one party which wanted to uplift Hindus, 90% of the Hindus, and give them self-respect, for which the party was started. Until even now, we work for that. We give reservation to the section which were not given education, and give them education. We are promoting their welfare.
So they cannot claim that we are anti-Hindus. We are not anti-Hindus. But what they do is different. They want to impose Manu Dharma. That is what we are opposed to. So they cannot claim that we are against Hindus. The party itself was started for Hindus. That they should understand. If anybody knows the politics here, they will understand that Amit Shah does not know the politics of Tamil Nadu. That is what his speech proves. तो कुछ इस तरीके का चुनावी माहौल फिलहाल दिख रहा है। कुछ इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन देखना होगा कि अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की है बतौर गृह मंत्री, एक रणनीतिकार कहीं ना कहीं पार्टी के लिए वो माने जाते हैं, तो उसका कितना असर इन दोनों राज्यों में होगा। क्या वाकई जो ममता बनर्जी की सत्ता वहां पर इतने सालों से चल रही है उससे वहां पर सफाया करने में वो कामयाब होंगे? क्या तमिलनाडु में वाकई बदलाव इस बार होगा? या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।